नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी थर्ड ईयर के फोर्थ पेपर लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ सेकंड के बारे में बात करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923 से रिलेटेड है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया था। चैप्टर सेकंड बात करता है कर्मकारों के लिए प्रतिकर के बारे में कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंपनसेशन कितना और किस प्रकार से दिया जाएगा। अभी हमारा चल रहा है सेक्शन 4 प्रतिकर की रकम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन। लास्ट क्लास में इसका हमने सब सेक्शन 1 देखा था और आज हम सब सेक्शन 1A से आगे कंटिन्यू करेंगे। सेक्शन 1A है वो किसी भी कर्मचारी की अगर दुर्घटना भारत के बाहर घटित होती है तो उसके बारे में बात करता है कि यदि किसी कर्मचारी की दुर्घटना भारत के बाहर घटित हुई है तो कर्मचारी आयुक्त है, कमिश्नर होता है, उसको यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह उस देश की विधि के अंतर्गत कर्मचारी को मिलने वाली प्रतिकर राशि को मद्देनजर रखते हुए प्रतिकर राशि का निर्धारण कर सकेगा। अर्थात जहाँ पे भी वह कर्मकार है वहाँ पे किस तरीके का और कितना कंपनसेशन दिया जाता है उस अमाउंट को ध्यान में रखते हुए जो कमिश्नर महोदय होंगे वो कर्मचारी को मिलने वाले कंपनसेशन की राशि का निर्धारण करेगा। नेक्स्ट इसमें आता है 1B। 1B कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन दिया जाता है ऑफिशियल गजट में। तो 1B कहता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1 सच मंथली वेजेस इन रिलेशन टू एन एम्प्लॉय एज इट मे कंसिडर नेसेसरली। जितनी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन द्वारा यह बात कही जाएगी। नेक्स्ट आता है क्लॉज 2। क्लॉज 2 बात करता है कि उपधारा 1 की खंड जो डी है 1D में जो भी निर्दिष्ट अर्धमासिक संदाय है उसके बारे में बात करता है कि द हाफ मंथली पेमेंट रेफर्स टू इन क्लॉज डी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी पेएबल ऑन द 16 डेज। 16 डेज में उसको पेएबल किया जाएगा। ये आगे बताता है कि जिसमें कि ऐसी निशक्तता 28 दिन या उससे अधिक रहती है निशक्तता की तारीख से अथवा जिसमें कि ऐसी निशक्तता मीन्स डिसेबलमेंट जिसमें कि ऐसी निशक्तता 28 दिन से कम रहती है निशक्तता की तारीख से 30 दिन की प्रतीक्षा कालावधि के अवसान के पश्चात 16वें दिन को और तत्पश्चात निशक्तता के दौरान या 5 वर्ष की कालावधि के दौरान इनमें से जो भी कालावधि लघुतर मतलब कम हो आधे मास पर संदेह होगा। इसमें नीचे एक परंतुक दिया गया है ए और बी। तो ए बात करता है किसी ऐसी एकमुश्त रकम या अर्धमासिक संदायों में से जिसका कर्मकार हकदार है किसी संदाय या भत्ते की वह रकम काट ली जाएगी जो कर्मचारी ने यथास्थिति ऐसी एकमुश्त रकम की या प्रथम अर्धमासिक संदाय के प्राप्ति से पूर्व निशक्तता की कालावधि के दौरान प्रतिकर के रूप में नियोजक से प्राप्ति की है तथा कोई भी अर्धमासिक संदाय किसी भी दशा में इतनी रकम से यदि कोई हो अधिक नहीं होगा जितनी से दुर्घटना के पहले कर्मकार की मासिक मजदूरी की आधी रकम उस मजदूरी की आधी रकम से अधिक है जिसे वह दुर्घटना के पश्चात उपार्जित कर रहा था। फिर इसमें एक स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो इस प्रकार से है। ऐसा कोई संदाय या भत्ता जो कर्मकार ने चिकित्सा लेखे नियोजक से प्राप्त किया है परंतु के खंड क के अर्थ के अंदर प्रतिकर के रूप में उसके द्वारा प्राप्त संदाय या भत्ता नहीं समझा जाएगा। संशोधन से ही इसमें एक क्लॉज
2A जोड़ा गया है, जो बात करता है कि द एम्प्लॉय शैल बी रिम्बर्स्ड द एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंडिचर incurred by him for treatment of injuries caused during the course of employment। भी जितने भी काम करने के दौरान उसको इंजरी हुई है उसमें जितना भी एक्चुअल खर्चा हुआ है, जितना भी वास्तविक खर्चा हुआ है, उतना उसको प्रदान किया जाएगा। सब क्लॉज 3, उस तारीख से पहले जिसको कोई अर्धमासिक संदाय शोध्य होता है, निःशक्तता के दूर हो जाने पर उस अर्धमास के लिए ऐसी राशि संदेह होगी जो उस अर्धमास में निःशक्तता की अस्तित्वादि की अनुपातिक हो। नेक्स्ट, यदि क्षति से कर्मकार की मृत्यु हो जाती है तो नियोजक उपधारा 1 के अधीन प्रतिकर के अतिरिक्त कर्मकार की अंत्येष्टि के खर्चे के लिए कर्मकार के जीवित रहने वाले सबसे बड़े आश्रित को संदाय करने के लिए 2,500 रुपये की एक राशि आयुक्त के पास जमा करेगा, जहां कर्मकार का आश्रित या उस व्यक्ति के मृत्यु के समय उसके आश्रित के साथ नहीं रह रहा था जिसने वास्तव में ऐसे खर्च को उपग्रह किया है। इसमें एक नीचे परंतु दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट फ्रॉम टाइम टू टाइम एनहेंस द अमाउंट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन, कि एक परंतु दिया गया है कि जिसमें कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन द्वारा ये जो 2,500 रुपये की राशि है उसको बढ़ा सकता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 4A, शोध्य हो जाने पर प्रतिकर का दिया जाना और व्यतिक्रम के लिए शास्ति, कंपनसेशन टू बी पेड व्हेन ड्यू एंड पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। सब सेक्शन 1 कहता है कि धारा 4 के अधीन प्रतिकर जैसे ही शोध्य हो जाता है, जैसे ही ड्यू हो जाता है, उसको दे दिया जाएगा। क्लॉज 2, जिन दशाओं में नियोजक प्रतिकर के लिए दायित्व दावाकृत विस्तार तक प्रतिग्रहित नहीं करता, उनमें जिस प्रकार विस्तार का यह दायित्व वह प्रतिग्रहित करता है उस पर आधारित अनंतिम संदाय करने के लिए वह आबद्ध होगा, और ऐसा संदाय कोई अतिरिक्त दावा करने के संबंध में कर्मकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथास्थिति आयुक्त के पास निक्षिप्त कर दिया जाएगा या कर्मकार को दे दिया जाएगा। जहां कोई भी नियोजक इसके शोध्य होने की तिथि से 1 महीने के अंदर इस अधिनियम के अधीन शोध्य प्रतिकर का संदाय करने के व्यतिक्रम में आयुक्त निर्देश देगा कि नियोजक बकाया धनराशि के साथ साथ 12% की दर से उस पर या शोध्य धनराशि पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा जिसे विनिर्दिष्ट किया जा सके, किसी भी अनुसूचित बैंक की उधार देने वाली दरों के अधिकतम से अधिक न होने वाली ऐसी उच्चतर दर से साधारण ब्याज संदाय करेगा। मीन्स जब बैंक जितनी भी जो राशि देता है जिसमें जो मैक्सिमम जो अमाउंट है उससे ज़्यादा ब्याज नहीं होगा। बी, यदि उसकी राय में विलंब का कोई न्यायोचित कारण नहीं है तो वह निर्देशित करा कि नियोजक बकाया धनराशि के साथ साथ उस पर जुर्माने के माध्यम से ऐसी धनराशि के 50% अधिक न होने वाली धनराशि का ब्याज देगा। परंतु शास्ति के लिए एक आदेश कारण बताने के लिए नियोजक को युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना ही खंड ख के अधीन पारित किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के कारण एक बैंक से अभिप्रेत है। क्लॉज 3A, उपधारा 3 क्लॉज 3 के अधीन देय ब्याज और शास्ति कर्मकार या उसके आश्रित को यथास्थिति
संदाय की जाएगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 5, मजदूरी का हिसाब करने की पद्धति, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वेजेस। मासिक मजदूरी पद का इस अधिनियम में और इसके प्रयोजनों के लिए एक मास की सेवा के लिए संदेह समझी जाने वाली मजदूरी की रकम, चाहे वह मजदूरी मास के हिसाब से या किसी भी अन्य कालावधि के हिसाब से या मात्रानुपाती दरों से संदेह हो, अभिप्रेत है और जिसका हिसाब निम्नलिखित रूप में किया जाएगा। पहले कि जहाँ की कर्मचारी उस नियोजक की जो प्रतिकर का देनदार है सेवा में दुर्घटना से ठीक पहले के 12 मास 12 मंथ से न्यून की निरंतर कालावधि के दौरान रहा है, वहाँ कर्मचारी की मासिक मजदूरी उस कुल मजदूरी का 12वां भाग होगी जो उस कालावधि के अंतिम 12 मासों में नियोजक द्वारा उसे संदाय करने के लिए शुद्ध हो गई है। या जहाँ दुर्घटना से ठीक पहले की उस सेवा की संपूर्ण निरंतर कालावधि जिसके दौरान कर्मकार उस नियोजक की सेवा में था जो प्रतिकर का देनदार है 1 मास से कम थी, या कर्मकार की मासिक मजदूरी वह औसत मासिक मजदूरी होगी जिसे उसी नियोजक द्वारा उसी काम में नियोजित कोई कर्मकार, या यदि कोई कर्मकार इस प्रकार नियोजित नहीं था तो उस परिक्षेत्र में किसी वैसे ही काम में नियोजित कोई कर्मकार दुर्घटना से ठीक पहले के 12 मास के दौरान उपार्जित कर रहा था। अन्य दशाओं में इसके अंतर्गत वे दशाएं आती हैं जिनमें कि आवश्यक जानकारी के अभाव में जो खंड ख है के अधीन मासिक मजदूरी का हिसाब करना संभव नहीं है। मासिक मजदूरी उस नियोजक से जो प्रतिकर का देनदार है दुर्घटना से ठीक पहले की सेवा की अंतिम निरंतर कालावधि के लिए उपार्जित कुल मजदूरी को ऐसी कालावधि में समाविष्ट दिनों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त भजनफल की 30 गुना होगी। इसमें नीचे एक स्पष्टीकरण दिया गया है, एक्सप्लेनेशन, जो इस प्रकार से है कि सेवा की ऐसी कालावधि जिसमें काम में से 14 दिन से अधिक की अनुपस्थिति कालावधि के लिए विच्छेद नहीं हुआ है, इस धारा के प्रयोजन के लिए एक निरंतर कालावधि समझी जाएगी। नेक्स्ट इसमें आता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करता है पुनर्विलोकन, रिव्यू के बारे में। सेक्शन 6 को कल हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आया। थैंक यू सो मच।